हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें मैं ध्येय आईएएस का जो सेकंड टेस्ट सीरीज है उसका पार्ट भी कराने वाली हूँ। फ्रेंड्स, इसमें हम हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट देखेंगे जो हमारे आने वाले एग्जाम यूपी पीसीएस और आरओ एगारो के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, हमारा जो पीसीएस का एग्जाम है बहुत दिन नहीं रह गया, इसलिए अपनी तैयारी अभी से शुरू करनी होगी तथा साथ में टेस्ट सीरीज भी सॉल्व करते रहना चाहिए, तभी हमारा प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा। फ्रेंड्स, अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंग्रेजों तथा मराठों के मध्य हुई निम्न संधियों को कूट के माध्यम से सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। फ्रेंड्स, ये पहला है सालबाई की संधि। फ्रेंड्स, हम लोग को मालूम है जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वो 1775 से 1782 के बीच में हुआ था। तो ये इसकी जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हुई थी वो आपकी सालबाई की संधि से हुई। सालबाई की संधि कब हुई थी? 1782 में। पुरंदर की संधि। फ्रेंड्स, पुरंदर की संधि के बारे में हम जो फेमस पुरंदर की संधि है उस वो शिवाजी और मानसिंह के बीच हुई थी, लेकिन फ्रेंड्स उस संधि के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, ये अंग्रेजों और मराठाओं के बीच हुई पुरंदर की संधि के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 1776 में। फ्रेंड्स, ये ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो ये पुरंदर की संधि कहीं आप ये मानसिंह और शिवाजी के बीच की न समझ लें, जो कि बहुत ही फेमस है। सूरत की संधि कब हुई थी? 1775 में। और बड़गांव की संधि कब हुई थी? 1779 में। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं, पहले आपका कौन सा आ जाएगा? सूरत की संधि। चौथा यहाँ तीनों जगह है, फिर आपकी आ जाएगा 2 4 2, फिर आपका आ जाएगा 3 1। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुक्मिणदेयी अभिलेख से कौन सी एक सूचना प्राप्त नहीं होती है? फ्रेंड, जो ये रुक्मिणदेयी अभिलेख है ये लुम्बिनी में है। फ्रेंड्स, इसके बारे में देख लेते हैं। शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी सूचना देता है लुम्बिनी अभिलेख। बिल्कुल सही। अशोक अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया था। बिल्कुल सही। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर है। ये गलत है। ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन इसकी जानकारी इस रुक्मिणदेयी अभिलेख में नहीं मिलती है। लुम्बिनी को कर में छूट प्रदान की गई। जब अशोक वहां गया था तो उसने बुद्ध भगवान की जन्मस्थली होने के कारण क्या किया था, वहां कर में छूट कर दी। जो कर लिया जाता था 1/6, इसको घटाकर 1/8 कर दिया, तो कर में छूट प्रदान कर दिया। तो ये सारे स्टेटमेंट सही हैं एक्सेप्ट सी। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। इसकी सूचना प्राप्त नहीं होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ शासक का नाम दिया और वंश, कौन सा शासक कौन वंश से बिलोंग करता था ये देख लेते हैं। जो अजात शत्रु है सबको मालूम है हर्यक वंश से था, इसको पितृहंता हंता वंश भी कहते हैं। कनिष्क आपका कुषाण वंश से संबंधित था। अशोक मौर्य वंश से। कालाशोक शिशुनाग वंश से। तो ए का 2, बी का 1, सी का 3। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न निम्न पर विचार करें। मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, हजरत मोहानी, M.A. जिन्ना, उपरोक्त में से कौन सा खिलाफत आंदोलन में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी थे? फ्रेंड, जो खिलाफत आंदोलन हुआ था वो आपका 1919-20 में प्रारंभ हुआ था। और खिलाफत आंदोलन इसलिए प्रारंभ हुआ था क्योंकि जो प्रथम विश्व युद्ध था उसमें जो तुर्की था वो ऑस्ट्रिया और जर्मनी की ओर से था, न कि ब्रिटेन और जो रसिया फ्रांस हैं जो मित्र राष्ट्र हैं उनकी ओर से नहीं था। तो भारत के जो मुस्लिम थे उनको ये लग रहा था कि अगर जो ब्रिटेन है युद्ध जीत लेता है तो तुर्की में जो खलीफा का पद है, खलीफा का पद क्या होता है? खलीफा जो होता है मुस्लिम जगत का सबसे बड़ा धर्मगुरु होता था, तो खलीफा के पद को समाप्त कर देगा। तो इसी डर से क्या किए थे, अंग्रेजों का विरोध करने के लिए भारत में जो मुस्लिम थे जिसके जो लीडर थे वो गांधी जी थे, वो खिलाफत आंदोलन चलाए। खिलाफत आंदोलन का नाम खिलाफत आंदोलन इस खलीफा सॉरी फ्रेंड्स, इस खलीफा के नाम पे पड़ा। तो खिलाफत आंदोलन का नाम इस खलीफा जो था इसके नाम पे पड़ा। और पूछा जा रहा है कि इस आंदोलन में गांधी जी के साथ साथ कौन कौन थे? तो मौलाना अली मोहम्मद अली थे। बिल्कुल सही। शौकत अली थे, ये भी सही थे। हजरत मोहानी ये भी थे। M.A. जिन्ना ये नहीं थे। फ्रेंड्स, ये मुस्लिम तो थे, लेकिन ये इनका मानना ये था कि जो खलीफा के पद से रिलेटेड जो आंदोलन चलाया जा रहा है खिलाफत आंदोलन, ये एक तरह का धार्मिक मुद्दा हो गया और हमें राजनीति में धर्म को नहीं जोड़ना चाहिए। शुरुआत में जो M.A. जिन्ना थे बहुत ही सेकुलर थे, धर्म निरपेक्ष प्राणी थे।
इन्होंने क्या किया, कहा कि राजनीति और धर्म को अलग होना चाहिए, इसलिए इन्होंने गांधी जी का समर्थन नहीं किया था। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 1 2 3, 1 2 3 ऑप्शन सी। फ्रेंड्स मैं थोड़ा डिटेल में इसलिए बता रही हूँ कि कॉन्सेप्ट के साथ जानेंगे तो कितना भी अगर क्वेश्चन में ट्विस्ट आ जाए तो हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा है, सराय नाहर राय तथा महदहा संबंधित है। जो ये सराय नाहर राय और महदहा किससे संबंधित है, फ्रेंड्स ये दोनों स्थल जो है ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से बिलोंग करते हैं, प्रतापगढ़ के स्थान है। और ये किस समय के हैं, ये गंगा घाटी की मध्य पाषाण का संस्कृति से संबंधित है। ये मध्य पाषाण के स्थल है और प्रतापगढ़ में स्थित है। और गंगा घाटी यानी वही, अब जो प्रतापगढ़ है वो गंगा घाटी में ही स्थित है, मध्य पाषाण संस्कृति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट मिलान का क्वेश्चन है ये, जो प्राचीन रचनाएं हैं और उसके रचनाकार से मिलान करना है। जो अष्टाध्यायी है सबको मालूम है, पाणिनि इसके प्रणेता है। महाभाष्य पतंजलि, जो महाभाष्य या अष्टाध्यायी जो है इसी पे टीका लिखा गया महाभाष्य, और महाभाष्य किसके द्वारा लिखा गया, पतंजलि के द्वारा। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग और परिशिष्ट वर्मन हेमचंद्र द्वारा। परिशिष्ट वर्मन क्या है, ये जैन धर्म से संबंधित बुक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 1 का 3, ये पूरम दिया है। महाभाष्य बी का आपका 4, बी का 4 यहाँ है। सी का 2, सॉरी सी का 2, डी का 1, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सातवाहन राजाओं के नाम मात्र प्रधान है, लेकिन राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। बिल्कुल सही। जो सातवाहन वंश के शासक हैं उनके नाम में देखिए पहले माता का नाम जुड़ा होता, जैसे वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, ये अपने नाम के पहले अपनी माता का नाम लगाते थे। तो ये मातृ प्रधान थे, लेकिन जो उत्तराधिकारी होता था वो पुत्र ही होता था। ऑप्शन सही है। सामंतवाद का प्रथम लक्षण सातवाहन काल से ही दिखाई देता है, ये भी सही है। फ्रेंड्स आंध्र सातवाहन काल में ही जो भूदान का जो प्रचलन चला, इसी सातवाहन काल से ही शुरू हुआ। और जब भूमि का दान किया गया तो भूमि जो प्राप्त करते थे वो भूमि के मालिक बनते गए और बाद में यही सामंत बन गए। तो यही प्रथा सामंतवाद कहलाई। तो ये बिल्कुल सही है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भूदान सबसे पहले किस शासनकाल में शुरू हुआ, तो भूदान आंध्र सातवाहन काल में शुरू हुआ। और इसका अभिलेखी साक्ष्य कहाँ मिलता है, जो सातकर्णी, जो सातवाहन वंश था उसका प्रथम जो वास्तविक शासक था वो सातकर्णी था। और सातकर्णी के पुत्र का नाम सातकर्णी के पत्नी का नाम था नागनिका। और नागनिका का जो एक अभिलेख है नानाघाट, नागनिका का एक अभिलेख है नानाघाट। तो नानाघाट अभिलेख से भूदान का साक्ष्य मिलता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भूदान का साक्ष्य किससे प्राप्त होता है, तो नागनिका के नानाघाट अभिलेख से। तो कौन सा कथन असत्य है, तो दोनों कथन सत्य है। तो न तो एक और न ही दोनों कथन सत्य है, और ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्योंकि असत्य कथन पूछा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कथन कारण वाले क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं। 1932-34 ईस्वी में हुए द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में मजदूरों की भागीदारी अपेक्षाकृत कम रही। बिल्कुल सही। 1930-36 ईस्वी के मध्य श्रमिक आंदोलन कमजोर पड़ गया। बिल्कुल सही, क्योंकि जो 1929 में जो एटक था, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, उसमें विभाजन हो गया। श्रमिकों के प्रणेता जो साम्यवादी थे वो इस एटक से अलग हो गए और क्या किए, जो उसके नेता थे देश पांडे, उन्होंने लाल ट्रेड यूनियन की स्थापना की और अलग हो गए उससे, एटक से अलग हो गए। और देश पांडे थे, उन्होंने क्या की थी, लाल ट्रेड यूनियन की स्थापना की, जिससे जो श्रमिक थे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से दूर हो गए। तो ये बिल्कुल इसका कारण भी सही है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल भू राज्य व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है। राज्य के लिए कृषि उत्पाद का 1/3 राजस्व निर्धारित था। बिल्कुल सही। राजस्व 1/3 लिया जाता था। दहसाला व्यवस्था औसत उपज तथा औसत कीमतों पर आधारित थी। बिल्कुल सही।
जो दहसाला व्यवस्था में जो उत्पादन होता था कई सालों का, पिछले शायद 10 सालों का जो उत्पादन होता था उसके औसत के आधार पर भू राजस्व निर्धारित की जाती थी। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा सही है? एक और दो, दोनों ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। इसमें पूछा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ब्रिटिश कालीन आयोग थे और उनका जो गवर्नर जनरल उस समय का कौन था? जो सिंचाई आयोग लॉर्ड कर्जन ने, सिंचाई आयोग 1901 में बनाई गई थी और इसके प्रमुख कौन थे? कोलिन कैंपबेल। ये फ्रेंड्स एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए मैं बता रही हूँ। कोलिन कैंपबेल। सिंचाई आयोग 1901 में बनी और उसको कौन बनाने का कार्य किया? कौन सा गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड कर्जन। और इसके जो सिंचाई आयोग का अध्यक्ष कौन था? कोलिन कैंपबेल। तो ये बिल्कुल सही है। एचिसन आयोग लॉर्ड डफरिन ने बनवाया था और किस सन में? 1886 में। 1886 में एचिसन आयोग की स्थापना की गई लॉर्ड डफरिन के द्वारा, बिल्कुल सही। दुर्भिक्ष आयोग, दुर्भिक्ष आयोग को स्ट्रेची आयोग भी बोलते हैं, स्ट्रेची, क्योंकि इस दुर्भिक्ष आयोग के जो अध्यक्ष थे वो स्ट्रेची थे। और दुर्भिक्ष आयोग की स्थापना अब फ्रेंड्स 1878 में की गई थी लॉर्ड लिटन के द्वारा, ये भी सही है। फ्रेजर आयोग की स्थापना 1902 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी, न कि लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। और फ्रेजर आयोग किससे संबंधित था? पुलिस सुधार से। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। पूछा क्या है, कौन सा सही नहीं है? तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्यशोधक समाज का मुख्य उद्देश्य नहीं था? फ्रेंड्स, सत्यशोधक की समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने 1873 में किया था। अब देख लेते हैं ये इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। ये ज्योतिबा फूले थे, वो महाराष्ट्र बिलोंग करते हैं, तो महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन चलाना इसका मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? तो ये किया गया था आपका 1935 का भारत शासन अधिनियम। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसकी मृत्यु पर पूना के ब्रिटिश रेजिडेंट पामर ने कहा था कि इनकी मृत्यु के साथ ही मराठा सरकार का सारा सयानापन और संयम चला गया? तो फ्रेंड्स 1800 में नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई थी, जिसपे ये ब्रिटिश रेजिडेंट्स ने ये स्टेटमेंट दिया था, तो नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कथन कारण वाले क्वेश्चन है, देख लेते हैं। विजयनगर शासकों ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई, बिल्कुल सही। उन्होंने हिंदू मंदिरों को संरक्षण दिया, साथ ही मुस्लिम अधिकारियों को उच्च प्रशासनिक एवं सैन्य पदों पर नियुक्त किया, बिल्कुल सही। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका है, भारत में समाचार पत्रों के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं। भारत में पहला समाचार पत्र किसी भारतीय द्वारा नहीं बल्कि एक यूरोपीय द्वारा प्रारंभ किया था, बिल्कुल सही। फ्रेंड्स, इसका एक फैक्ट क्या है, जो अगस्त हिक्की थे उन्होंने भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट, पूछा भी जाता है भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट। और इसकी स्थापना किसने की थी? अगस्त हिक्की ने। फ्रेंड्स, जो स्टेटमेंट दिया है तो इसके संबंधित जो फैक्ट है वो भी पता होना चाहिए, तभी तो हम इसको सही मानेंगे। थोड़ा हम लोग को मल्टी डायमेंशनली अपनी तैयारी करनी होगी। फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। प्रारंभिक भारतीय समाचार पत्रों ने सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बिल्कुल सही। चार्ल्स मेटकाफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा था, बिल्कुल सही। चार्ल्स मेटकाफ ने लिबरेशन ऑफ इंडियन प्रेस एक्ट पारित किया, जिसमें वो जो भारतीय प्रेस थे जिन पे जितना प्रतिबंध लगाया गया था सारा प्रतिबंध हटा दिया, तो इसलिए इसको समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। ये भी सही है। राष्ट्रवादी समाचार पत्रों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जनता में राजनीतिक चेतना फैलाने में सहायता की, बिल्कुल सही। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ये भी सही है, तो 1 2 3 4 ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इसमें पूछा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मद्रास की संधि, मद्रास की संधि फ्रेंड्स जो हम लोग का पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो 1766 से 1769 तक हुआ था। तो ये समाप्त कब हुआ था? 1769 में मद्रास की संधि द्वारा। तो ये ऑप्शन सही है। फिर मंगलौर की संधि जो हुई थी, मंगलौर की संधि फ्रेंड्स द्वितीय आंग्ल मैसूर से समाप्त हुई थी। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर जब समाप्त हुआ तो वो किस संधि के थ्रू हुआ था? मंगलौर की संधि के द्वारा। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर कब हुआ था? ये हुआ था 1780 से 84 तक। कुछ स्टार्टिंग में हैदर अली लड़ाई किया अंग्रेजों से, फिर उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई तो टीपू संतान लड़ा। तो 1784 में ये मंगलोर की संधि के द्वारा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। तो ये आपका यहाँ गलत हो जाएगा, यहाँ 1784 होना चाहिए था। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बी सुमेलित नहीं है। बनारस की संधि 1773, अलीगढ़ की संधि 1797। फ्रेंड्स यहाँ ध्यान देने की बात है, जो अलीगढ़ है उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ नहीं है, ये अलीगढ़ आपका पश्चिम बंगाल का एक क्षेत्र है। और इसी अलीगढ़ की संधि के द्वारा सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में संधि हुई थी। और बाद में अंग्रेजों ने क्या किया, इस अलीगढ़ की संधि का उल्लंघन किए। उसके बाद वो प्लासी का युद्ध हुआ। तो प्लासी का युद्ध का एक कारण ये भी था अंग्रेजों द्वारा अलीगढ़ संधि का उल्लंघन। तो ये आपका, मैं थोड़ा ज़्यादा जानकारी दे देती हूँ कि आपका जो इस विषय के विषय में जानकारी वो थोड़ा ब्रॉड हो जाए। फिर आपका ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ राजनीतिक पार्टी दिया और इसके संस्थापक का नाम मैच कराना है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना किसने की थी? राजा राधाकांत देव। फ्रेंड्स इसकी स्थापना किस सन में हुई थी? 1851। फ्रेंड्स ये सन भी पूछा जाता है, इसलिए मैं सन मेंशन करते जा रही हूँ। बम्बई एसोसिएशन, इसकी स्थापना की थी दादा भाई नौरोजी ने 1852 में। इंडियन लीग की स्थापना किया था शिशिर कुमार घोष ने, ये किया था 1875 में। कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन घोष ने की थी 1875 में। फ्रेंड्स सन जरूर याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए का 2, बी का 4। तो आपका ऑप्शन कौन सा भी सही हो जाएगा? सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कूका आंदोलन की शुरुआत 1850 ईस्वी में हुई। गलत। ये कूका आंदोलन क्या है? ये आपका पंजाब में शुरू हुआ था जवाहर भगत मल के द्वारा। और जवाहर भगत मल ने क्या किया था, जो ईसाई धर्म था उसमें सुधार के प्रयास किए थे। तो सॉरी, सिख धर्म में सुधार के प्रयास किए थे जवाहर भगत मल ने। और सुधार करने के उद्देश्य से इन्होंने धार्मिक सुधार आंदोलन कौन सा चलाया? कूका आंदोलन। कूका आंदोलन शुरू में एक धार्मिक आंदोलन था, बाद में ये राजनीतिक आंदोलन बन गया। तो ये कब शुरू किया गया था? 1840-45 में, 9 की 50 में। तो ये आपका गलत हो जाएगा। नील आंदोलन बंगाल में नदिया जिले से प्रारंभ हुआ था। बिल्कुल सही। एका आंदोलन अवध के किसानों द्वारा शुरू हुआ था। ये भी सही है। ये 1921 में एका आंदोलन मदारी पासी के द्वारा शुरू किया गया था। नाम याद रखिएगा, मदारी पासी 1921। एका आंदोलन अवध के किसानों द्वारा शुरू किया गया था। ये सही है। पावना आंदोलन के प्रमुख नेता ईशान चंद्र राय और शंभू पाल थे। बिल्कुल सही। और ये पावना आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1873 से 76 तक। फ्रेंड्स ये सन पूछा जाता है, इसलिए मैं मेंशन कर रही हूँ। तो ये इसके प्रमुख नेता ईशान चंद्र राय और शंभू पाल थे। तो ये भी ऑप्शन सही है। तो गलत कौन सा है? एक है। तो सही कथन का चयन कौन सा करें? तो हो जाएगा आपका 2, 3, 4। 2, 3, 4 ऑप्शन सी सही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आयोग समिति है और उसकी स्थापना वर्ष दिया है। अमीनी समिति की स्थापना की गई थी 1778 में। फ्रेंड्स अब ये भी जान लेते हैं कि ये किससे संबंधित थी। जो अमीनी समिति थी ये वॉरेन हेस्टिंग जो बंगाल का गवर्नर था उसके द्वारा शुरू की गई थी। और इसका काम क्या था? भू राजस्व और अकाल से संबंधित थी। ये भू राजस्व और अकाल इससे संबंधित थी अमीनी समिति। 1778 में वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा शुरू की गई थी। निकोलसन समिति ये आपकी शुरू की गई थी 1892 में। फ्रेंड्स निकोलसन समिति जो 1892 में शुरू की गई थी, ये आपकी सहकारिता और कृषि से संबंधित थी।
सहकारिता और कृषि बैंक से संबंधित थी। जो निकोलसन समिति 1892 में शुरू की गई थी। फ्रेंड्स, एक और निकोलसन समिति है जो 1912 में शुरू की गई थी। जो 1912 में शुरू की गई थी वो सेना के पुनर्गठन और सुधार से संबंधित थी। तो निकोलसन समिति ज्यादा फेमस है। अगर ऑप्शन में कहीं ये भी दे दिया कि कब शुरू की गई थी 1912, तो ये भी सही होगा। और सेना के पुनर्गठन और सुधार से संबंधित थी। और जो निकोलसन समिति 1892 में शुरू की गई थी वो सहकारिता और कृषि बैंक से संबंधित थी, ये ध्यान रखिए। और लिथको आयोग फ्रेंड्स ये शुरू की गई थी 1928 में। फ्रेंड्स, जो वायसराय था लिथको वो 1936 से 1940 तक उसका कार्यकाल था। तो उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि 1936 से 40 के बीच में इसका कार्यकाल होगा। ये जो लिथको आयोग है ये उससे डिफरेंट है। ये है आपका, इसकी स्थापना की गई थी 1928 में। ये संबंधित है आपका कृषि से, कृषि और अर्थव्यवस्था से। ये लिथको आयोग जो 1928 में स्थापित की गई थी, कृषि और अर्थव्यवस्था से संबंधित है। जो हाईलैंड समिति ये स्थापित की गई थी आपकी 1916 में। ये संबंधित थी भारतीय उद्योग से। फ्रेंड्स, मैं इतना जानकारी इसलिए दे रही हूँ कि कोई जरूरी नहीं कि क्वेश्चन यही पूछे। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है किस कार्य से संबंधित थी, किसने स्थापना किया, किस सन में। क्वेश्चन कैसे भी ट्विस्ट कर सकता है, तो आपको थोड़ा ब्रॉड नॉलेज रखना पड़ेगा। तो फिर आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए का 2, बी का 3, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, ये मिलान वाले क्वेश्चन है। ये वंश का नाम दिया और संस्थापक का नाम। जो संगम वंश की स्थापना सबको मालूम है, हरिहर और बुक्का ने किया था। सालू वंश की स्थापना नरसिंह सालू ने किया था। तुलु वंश की स्थापना वीर सर नरसिंह ने किया था। फ्रेंड्स, ये भी पूछता है कि राजा कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो तुलु वंश से संबंधित है राजा कृष्णदेव राय। फ्रेंड्स, जो मुझे फैक्ट मालूम होता है इससे रिलेटेड मैं बता देती हूँ। राजा कृष्णदेव राय संबंधित थे किससे? तुलु वंश से। अराविड़ वंश का स्थापक कौन था? तिरुमल। तो आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ए का 4, बी का 2, आपका डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड, निम्नलिखित घटनाओं को उसके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। फ्रेंड्स, ये पुरंदर की संधि। फ्रेंड्स, ये पुरंदर की जो संधि फेमस संधि है ये है आपकी हुई थी 1665 में। औरंगजेब की तरफ से मानसिंह ने शिवाजी से संधि की थी। तो मानसिंह और शिवाजी के बीच में संधि हुई थी 1665 में। धर्मत का युद्ध फ्रेंड्स 1658 में हुआ था, औरंगजेब और दारा सिकोह में। औरंगजेब द्वारा बीजापुर पर अधिकार ये 1686 में किया गया था। और देवरा का युद्ध फ्रेंड्स ये हुमायूं के काल का है 1532 में, जिसमें हुमायूं ने अफगानों को पराजित किया था। तो सही कालानुक्रम में क्या हो जाएगा? सबसे पहले आपका हो जाएगा फोर्थ पहले ही ऑप्शन में है, पहले ही है सी ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर मैच कर लेते हैं। और 4, फिर उसके बाद 2 धर्मत का संधि, फिर पुरंदर का सिंध, फिर बीजापुर सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मिलान वाले क्वेश्चन है। रचना का नाम दिया है और उसके रचनाकार का मिलान करना है। राग विबोध किसकी रचना है? सोमनाथ की। चंदायन किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की। चित्रावली किसकी रचना है? उस्मान की। रसिक प्रिया केशवदास की। फ्रेंड्स, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, ऑप्शन ए सही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें या फिर पहचान करें। फिर नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। इस समय लॉर्ड हेस्टिंग, ध्यान देने वाली जरूरत है, यहाँ वॉरेन हेस्टिंग नहीं लॉर्ड हेस्टिंग है। लॉर्ड हेस्टिंग अंग्रेज गवर्नर जनरल था, बिल्कुल सही। एक वॉरेन हेस्टिंग है, एक लॉर्ड हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग आपका 1773 में आता है। तो फिर ये देख बंगाल का गवर्नर, भारत का बंगाल का पहला गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग, वो 1773 में आता है। ये लॉर्ड हेस्टिंग है। लॉर्ड हेस्टिंग तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल था, बिल्कुल सही। इसके परिणाम स्वरूप पेशवा को समाप्त कर दिया गया, बिल्कुल सही। क्योंकि 1818 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध आपका 1817 से 1818 के बीच में हुआ था, जिसमें जो बंगाल का जो पेशवा था वो बाजीराव द्वितीय था। पेशवा का नाम क्या था ये भी पूछा जाता है। बालाजी बाजीराव द्वितीय। बालाजी बाजीराव
बाजीराव द्वितीय ये क्या किया, पूना की संधि कर ली अंग्रेजों से। तो पूना की संधि जब अंग्रेजों से की तो जो पेशवा का पद था वो समाप्त कर दिया गया। तो आपका ऑप्शन ये भी सही है। तो फिर आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी, 1 और 2 दोनों। असत्य कथन पूछा गया है तो आपका असत्य कथन, दोनों कथन सत्य है तो असत्य कथन डी हो जाएगा, न तो 1 न ही 2। ये ऑप्शन ऑप्शन डी सही हो जाएगा, न तो 1 न ही 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमीर खुसरो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इन्होंने दिल्ली सल्तनत में 7 सुल्तानों का काल देखा था, बिल्कुल सही। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे, गलत। जो अमीर खुसरो थे वो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ये सबक ए हिंदी फारसी काव्य शैली के जन्मदाता थे, बिल्कुल सही। तो आपका ऑप्शन ए और 3 सही हो जाएगा, ए और 3 ऑप्शन सी सही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ अंग्रेज के आधिकारिक वार्ताकारों में शामिल नहीं थे। फ्रेंड्स मालूम हम लोग को क्रिप्स मिशन कब था, आया था 1942 में। तो उस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे उसमें मौलाना आज़ाद थे। तो मौलाना आज़ाद उस क्रिप्स मिशन से वार्ताकार करेंगे क्योंकि कांग्रेस के उस टाइम अध्यक्ष थे, तो ये तो थे ही। और फिर उसके बाद जो जवाहरलाल नेहरू थे एक कांग्रेस के महत्वपूर्ण पर्सनालिटी थे, तो ये वार्ताकार में शामिल थे। लेकिन जो सरदार पटेल और रफ़ी अहमद किदवई थे ये दोनों सम्मिलित नहीं थे। तो कौन सम्मिलित था, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद। अब पूछा क्या गया कौन सम्मिलित नहीं थे तो 1 और 3 सरदार पटेल और रफ़ी अहमद किदवई, 1 और 3 ऑप्शन बी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। अफगान अभियान, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम, इल्बर्ट बिल। उपर्युक्त में से कौन सी घटनाएं कांग्रेस के गठन से पूर्व की हैं। कांग्रेस का गठन कब हुआ था, 1885 में। तो पूछ रहा है इससे पहले की कौन कौन सी घटनाएं हैं। तो अफगान अभियान, ये आपका द्वितीय अफगान अभियान जो था वो लॉर्ड लिट्टन के काल में 1878 में शुरू किया गया था। तो ये कांग्रेस से पहले की घटना है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये 1878 में लाया गया था लॉर्ड लिट्टन के द्वारा। इसमें ये कहा गया था इस एक्ट के अंतर्गत कि जो जितने भी भारतीय समाचार पत्र हैं वो क्या करेंगे, जो भारतीय भाषा है उसमें अपने समाचार पत्र का प्रकाशन नहीं करेंगे। मतलब ये है कि जितने भी समाचार पत्र हैं वो भारतीय भाषा में समाचार पत्रों का प्रकाशन बिल्कुल नहीं करेंगे, अंग्रेजी भाषा में करेंगे। तो एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाता है कि कौन सी समाचार पत्रिका थी जिसने रातों रात हिंद मतलब भारतीय भाषा से अंग्रेजी में कन्वर्ट हो गई। तो अमृत बाजार पत्रिका जो थी वो क्या हुई थी, जब ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया तो ये क्या कि भारतीय भाषा से कन्वर्ट होकर इंग्लिश में हो गई। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है अमृत बाजार पत्रिका। तो ये भी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था, ये भी 1885 से पहले है। अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम ये 1881-82 में आया था। इसके तहत जो भारतीय मजदूर थे उन्हें अमेरिका और अन्य देशों में, यूरोपीय देशों में ले जाकर जो बगान में गुलामों की तरह, दासों की तरह रखा जाता था। तो ये आया था आपका 1881-82 में। ये भी इससे पहले है, ये तीनों सही है। इल्बर्ट बिल 1883 में आया था, 1883 में आया था। ये लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1883 में आया था, जिसके अंतर्गत ये था कि जो भारतीय न्यायाधीश हैं वो अंग्रेजों से संबंधित मुद्दों को देख सकते हैं। तो जो अंग्रेज थे उन्होंने इसका बहुत विरोध किया कि भारतीय जो पढ़े लिखे उतने नहीं हैं, इनके पास उतना ज्ञान नहीं है, ये हमसे बहुत तुच्छ हैं, ये हमारा मुद्दा कैसे देख सकते हैं। अंग्रेजों ने बहुत विरोध किया। तो फिर जो ये इल्बर्ट बिल था वो पास नहीं हो पाया और इससे दुखी होकर जो लॉर्ड रिपन थे उन्होंने क्या किया, अपने पद से, वायसराय के पद से इस्तीफा दे दिया। तो फ्रेंड्स ये भी 1883 में आया था, तो 1885 से पहले आया था। तो जो चारों ये घटनाएं हैं ये सारी 1885 से पहले हुई थी। तो ये कौन सा सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी सभी कांग्रेस के गठन से पहले हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल काल में अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा निम्नलिखित में से किसका अनुवाद फारसी भाषा में किया गया, तो रामायण का किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी का हिंद स्वराज तत्वतः क्या है, पश्चिमी आधुनिकता की एक आलोचना है। ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ये रहनुमाए मजदयासन सभा से संबंधित है? तो रहनुमाए मजदयासन सभा क्या है? ये पारसियों का एक संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1881 में नौरोजी फरदीन जी, दादा भाई नौरोजी तथा एस बंगाली ने की थी। बिल्कुल सही। इस सभा ने राफ्त गुफ्तार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। बिल्कुल सही। राफ्त गुफ्तार पत्रिका ये इस संगठन से संबंधित थी। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सही कथन का चयन करें तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हैं। सी ऑप्शन सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ मजदूर संगठन का नाम दिया और उसके संस्थापक से मिलान करना है। इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर, ये एम एन राय इसके संस्थापक थे। मद्रास लेबर यूनियन, वीपी वाडिया इसके संस्थापक थे। सोशल सर्विस लीग, इसकी स्थापना की थी एम एन जोशी ने। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की थी प्रोफेसर के.टी. शाह ने। तो फ्रेंड्स इसका मिलान क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? यो हो जाएगा ए का ए, फिर मद्रास लेबर यूनियन वीपी वाडिया 2, सी का आपका 4, डी का ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी को हराकर राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की। बिल्कुल सही। राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना दंती दुर्ग ने किया था। बिल्कुल सही। कदम्ब मयूर सरमण ब्राह्मण थे जिन्होंने कर्नाटक में अपना साम्राज्य स्थापित किया। बिल्कुल सही। गुर्जर प्रतिहार शासक हरिश्चंद्र या हरीशचंद्र राजपूत थे। राजपूत नहीं थे, ये ब्राह्मण थे जिन्होंने राजस्थान में अपना राज्य स्थापित किया। तो ये गलत हो जाएगा। तो कौन सा कथन सही है? 1 2 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कथन कारण वाले क्वेश्चन है, मिलान कर लेते हैं इसका। सविनय अवज्ञा आंदोलन असहयोग आंदोलन से मूल रूप से भिन्न था। बिल्कुल सही। सविनय अवज्ञा आंदोलन में औपनिवेशिक कानूनों का जानबूझकर उल्लंघन किया गया था। बिल्कुल सही। इसकी व्याख्या भी करता है क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन में ये बताया गया था कि जो हम जितने भी अंग्रेजी कानून है हम उसका जानबूझकर उसका उल्लंघन करेंगे। जैसे अंग्रेजी कानून में था कि आप नमक नहीं बना सकते हैं, लेकिन गांधी जी ने जानबूझकर नमक बनाया। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो कानून था उसका जानबूझ के उल्लंघन किया जाता था। और असहयोग आंदोलन में क्या किया जाता था? जो ब्रिटिश कानून थे उनके साथ क्या किया था? सहयोग ही नहीं किया था, उसका बहिष्कार किया जाता था, उसका उल्लंघन नहीं किया था, उसको बस माना ही नहीं जाता था। तो ये दोनों एक दूसरे से अलग थे मूल रूप में। और ये जो दूसरा कथन है ये दूसरे पहले कथन की व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ केवल पे ध्यान देने की जरूरत है। केवल चर्बी लगे कारतूसों के कारण हुआ। बिल्कुल गलत। केवल चर्बी लगे कारतूसों कारण नहीं हुआ, क्योंकि ये जो चर्बी वाले कारतूस थे एक तत्कालिक कारण थे, लेकिन और भी धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक कारण थे। तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसमें सैनिकों के साथ साथ नागरिकों की भी भागीदारी थी। बिल्कुल सही। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। बिल्कुल सही। 1857 के विद्रोह के बाद जो भारत का शासन था वो ब्रिटिश महारानी के हाथ में चला गया, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। इससे इससे तत्कालिक लोकतांत्रिक शासन स्थापित हो गया। बिल्कुल गलत। लोकतांत्रिक शासन तो स्थापित नहीं हुआ था। तो आपका कौन सा कथन सही हो जाएगा? ये सही है आपका। सॉरी, ये मैंने गलत का ऑप्शन लगा दिया है। ये गलत है, ये सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। बिल्कुल सही। ये गलत है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 2 और 3 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1858 को एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक परिवर्तन क्यों माना जाता है? क्योंकि इसने कंपनी से सत्ता क्राउन को स्थानांतरित कर दिया। बिल्कुल सही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सुधार आंदोलन है और उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने 1828 में। ये इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? एकेश्वरवाद और सामाजिक सुधार, मतलब एक ही ईश्वर है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। इनका प्रमुख नारा क्या था? वेदों की ओर लौटो, वैदिक मूल्यों की ओर वापसी। तो ये सही है। अलीगढ़ आंदोलन जो 1875 में चलाया गया था सर सैयद अहमद खान के द्वारा। इन्होंने मुस्लिमों में आधुनिक शिक्षा का प्रसार किया, सुधार किया। तो ये इससे संबंधित है। रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना 1897 में
स्वामी विवेकानंद ने किया था। तो ये आध्यात्मिक मानवतावाद को बढ़ावा दे रहे थे। तो आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? 1 2 3, 1 2 3 4, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका वैदिक शब्द है और उसका अर्थ क्या होता है ये मैं जानना। अरित्र क्या होता है? अरित्र आपका पतवार होता है। तो ए का 4 एक ही जगह, 2 जगह दिया है। कुसीद, कुसीद का मतलब क्या होता है? ऋण होता है। तच्छा का मतलब क्या होता है? बढ़ई होता है। और कृष्ण अयस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कृष्ण अयस होता है लोहा। तो आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ए का 4 और बी का 2, बी का 2, सी का 3, ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित ताम्रप्रसारी पुरा स्थलों में कौन सा क्षेत्र जोरवे संस्कृत के अंतर्गत आता है? तो ये आपका आता है पश्चिमी महाराष्ट्र का क्षेत्र है जोरवे संस्कृति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निरुक्त, या ये साहित्य और इसके साहित्यकार का नाम दिया है, यास्क का निरुक्त। निरुक्त किसकी रचना है? यास्क की, ये बिल्कुल सही। कादम्बरी हर्षवर्धन, गलत। कादम्बरी आपकी बाण भट्ट की रचना है। कादम्बरी बाण भट्ट की रचना और हर्षवर्धन की रचना है रत्नावली, रत्नावली नागानंद प्रियदर्शी का। 3 रचना है हर्षवर्धन की, रत्नावली नागानंद प्रियदर्शी का। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो पूछा क्या है कौन सा सुमिलित नहीं है? तो ये नहीं सुमिलित है, बी। प्रधान चिंतामणि किसकी रचना है? मेरुतुंग की। कातंत्र सर्ववर्मा लिख दिया है, कहीं कहीं सर्ववर्मन भी लिखता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक सातवाहन शासक को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? फ्रेंड्स, सातवाहन वंश को आंध्र सातवाहन भी वंश भी कहा जाता है। तो इसका किसने वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है किसको? तो ये कहा जाता है गौतमीपुत्र सातकर्णी को। इसको पर्वतों का स्वामी, वेदों का आश्रयदाता, एका ब्राह्मण भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये आरंभ पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एका ब्राह्मण किसे कहा गया? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी को। तो इसको कहा था पर्वतों का स्वामी, एका ब्राह्मण, फिर वेदों का आश्रयदाता, वर्ण व्यवस्था का संरक्षक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलाहाबाद की सन जो 1892 में हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी। सूरत का जो अधिवेशन 1907 में हुआ था, रास बिहारी बोस। फ्रेंड, जो सूरत का अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का सूरत का अधिवेशन हुआ था, तो इसमें जो गरम दल के थे वो चाहते थे कि लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष बने, और जो नरम दल के थे वो चाहते थे रास बिहारी बोस बने। तो इसलिए 1907 में कांग्रेस में बंटवारा हो गया, एक तरह से उसमें विभाजन हो गया। गरम दल अलग हो गए, नरम दल अलग हो गए। तो ये 1907 का जो कांग्रेस का अधिवेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मद्रास का 1904 का अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता की थी भूपेंद्र नाथ बोस ने, और हरिपुरा 1938 की अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। तो एक का 4, बी का 3, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1928 ईस्वी में ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की, बिल्कुल सही। यह लोग औपनिवेशिक शासन के विपरीत अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता के पक्षधर थे, ये बिल्कुल सही। इसकी व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दारा सिकों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? यह सूफियों की नक्शबंदिया सिलसिले का अनुयायी था, गलत। जो दारा सिको था वो कादरिया जो सिलसिला था, कादरिया सिलसिला का अनुयायी था दारा सिको। तो ये गलत हो जाएगा न, कि नक्शबंदिया का अनुयायी औरंगजेब था और दारा सिको कादरिया का था। इसके प्रारंभिक गुरु का नाम मियाँ मीर था, बिल्कुल सही। औरंगजेब ने दारा सिको को रईस उल मुलाहिद की उपमा दी, बिल्कुल सही। इसने मज्म उल बहरीन नामक पुस्तक लिखी। फ्रेंड्स, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। मज्म उल बहरीन नामक पुस्तक किसने लिखी? दारा सिको ने, ये भी सही है। तो कौन सा आपका सही नहीं है? ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरहिंद युद्ध का परिणाम था? सरहिंद युद्ध कब हुआ था? फ्रेंड्स, 1555 में हुआ था। हुमायूं और अफगानों के बीच में। और हुमायूं ने अफगानों को पराजित करके पुनः जो मुगल सत्ता थी उसमें वापसी किया था। तो हुमायूं ने एक बार पुनः अपना खोया राज्य वापस लिया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कांग्रेस के लक्ष्यों में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, सॉरी, ये 1929 में की गई थी। बारदोली किसान आंदोलन, फ्रेंड्स, सबको मालूम है, ये 1928 में हुआ था। इसके
प्रमुख नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये दिसंबर 1931 में हुआ था। प्रथम 1930 में, द्वितीय 1931 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये आपका हुआ था 1931 में, लेकिन ये फरवरी में हुआ था। तो आपका देखा जाए जब ये गांधी इरविन समझौता जब हुआ तब जाके दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, उसमें गांधी जी ने भाग लिया था। इस समझौते के बाद ये दूसरे आंदोलन में ही गांधी जी ने भाग लिया था। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सबसे पहले कौन सा हुआ था? बारडोली सत्याग्रह, दो यहाँ है। फिर उसके बाद कौन सा हुआ था? एक। फिर उसके बाद चौथा हुआ था 4, फिर 3। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह की असफलता का प्रमुख कारण था? शिक्षित वर्ग की उदासीनता सही है। जो शिक्षित वर्ग था वो 1857 की क्रांति में पूरा पार्टिसिपेट नहीं किया था। योग्य नेतृत्व का अभाव बिल्कुल सही। इसमें योग्य नेतृत्व का बहुत अभाव रहा। कृषक वर्ग की उपेक्षा, कृषक वर्ग उपेक्षित रहा, बिल्कुल सही। विद्रोह का सीमित स्वरूप, जो विद्रोह था मुख्यतः उत्तर प्रदेश, थोड़ा सा हिस्सा मध्य प्रदेश और बिहार का सम्मिलित था, थोड़ा सा असम का, तो ये भी सीमित रूप में विद्रोह था, तो ये भी सही। तो आपका कौन सा कथन सही हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य प्रशासन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौर्य राज्य में केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली थी, बिल्कुल सही। जो मौर्य शासन था बहुत ही केंद्रीकृत था। शासन का पूरा जो पावर था वो केंद्र में निहित था। प्रांतीय शासकों को केंद्र से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी। जो प्रांतीय शासक थे उनको केंद्र से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। अगर पूर्ण इनको स्वायत्तता प्राप्त हो जाएगी थी तो सत्ता का विकेंद्रीकरण हो जाएगा, तो उल्टा दे दिया है। जब केंद्रीकृत थी तो जो राज्य थे उनको पूर्ण स्वायत्तता मिलेगी ही नहीं, तो ये गलत हो गया। राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति एवं नियंत्रण केंद्र द्वारा किया जाता था। जब केंद्रीकृत था तो जाहिर सी बात है नियुक्ति और नियंत्रण जितना भी पावर रहेगा सब केंद्र के पास रहेगा, ये भी सही है। गुप्तचर व्यवस्था शासन का एक महत्वपूर्ण अंग था, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? 1, 3, 4, 1, 3, 4, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कथन कारण वाले क्वेश्चन है, देख लेते हैं। एकता व्यवस्था ने दिल्ली सल्तनत के शासकों की सत्ता को सुदृढ़ किया, बिल्कुल सही। एकताएं स्थानांतरित की जा सकती थी तथा उन्हें सैन्य एवं प्रशासनिक सेवा से जोड़ा गया था, बिल्कुल सही। जो एकता व्यवस्था थी वो वंशानुगत नहीं थी। अगर वंशानुगत होती एक पिता के बाद पुत्र को मिले, फिर पुत्र को मिले, तो एक तरह से ये बहुत ही उदासीन हो जाती, उतना इसमें वो इतना प्रभावशाली नहीं हो पाती। लेकिन अगर कोई अच्छे से अपना एकता व्यवस्था का अच्छा से निर्वहन नहीं करता है तो वो दूसरे को ट्रांसफर की जा सकती थी। तो इसलिए जो सत्ता व्यवस्था थी वो बहुत अच्छे से चली थी। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम, इसको जफर भी कहा जाता है, के संबंध में निम्नलिखित में से किन कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट के माध्यम से सही कथन चुने। इसने बीजापुर के युद्ध में कामबख्श को पराजित किया, बिल्कुल सही। इसके दरबार में एक डच प्रतिनिधि शिष्टमंडल जोशुआ केटेलार के नेतृत्व में आया था, बिल्कुल सही। यह सबसे अधिक उम्र का मुगल बादशाह होने वाला व्यक्ति भी सही है। इसने आमेर के शासक अजीत सिंह को राजा मिर्जा की उपाधि दी, ये गलत है। राजा अजीत सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि जहांदर शाह ने दी थी, जहांदर शाह ने दी थी, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 आपका डी में है, तो ये डी सही हो जाएगा ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी विशेषताएं आईने न्यायशाला पद्धति की नहीं है? ध्यान देने की जरूरत है। यह एक रैयतवाड़ी व्यवस्था ही थी जिसमें बिचौलियों का कोई अस्तित्व नहीं था, बिल्कुल सही। इसमें जो राजा होता था, राजा का सीधा संपर्क किसानों या रैयतों से था। किसान को ही रैयत बोलते हैं, यानी रैयतों से मतलब बिचौलिया, कोई इसमें बिचौलिया नहीं था, तो ये अस्तित्व नहीं था, ये बिल्कुल सही है। फिर आईने दहसाला व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी दीवान ए आला होता था, बिल्कुल सही है। यह व्यवस्था मुख्य तौर पर जब्ती व्यवस्था का ही सुधरा हुआ रूप है, ये भी सही है। यह 10 वर्ष के लिए अस्थायी व्यवस्था थी, गलत। इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, तो यही गलत है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जाट विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? फ्रेंड्स, जाट विद्रोह हुए थे जो औरंगजेब था उसके दमनकारी नीतियों के कारण ही जाट विद्रोह हुए थे। मुगलों के विरुद्ध जाट विद्रोह की शुरुआत तिलुपत के जमींदार गोकुल ने 1669 ईस्वी में किया। ये बिल्कुल सही है। बदन सिंह ने 1700 ईस्वी जाटों से स्वतंत्र राज्य भरतपुर राज्य की नींव रखी। गलत। ये बदन सिंह नहीं बल्कि चूड़ामन चूड़ामन ने औरंगजेब के शासनकाल में 1700 में एक स्वतंत्र जाट राज्य भरतपुर की नींव रखी थी। तो ये चूड़ामन हो जाएगा, तो ये गलत है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका बी सही नहीं है। जाट राजा बदन सिंह को अहमद शाह अब्दाली ने राजा की उपाधि थी। ये भी सही है। जाटों के शासक सूरजमल को जाटों का अफलातून कहा जाता है। ये भी सही है। तो पूछा कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये बी सही नहीं है। फ्रेंड्स, यहाँ अपना वीडियो समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।